अगर आपको आज का वीडियो समझना है तो आपको दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा है कि स्फेरिकल मिरर्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो वो हम देखते हैं पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर एक मिरर होगा, इधर ऐसा एक मिरर होगा और उस मिरर पे एक लाइट की रे आके गिरती है, वो रहेगी इंसिडेंट रे। अबे लाइट आई है तो रिफ्लेक्ट भी होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके तो वो रहेगी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो पॉइंट बन रहा है इधर, जिधर इंसिडेंट रे टकरा रही है मिरर से, वो पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब इस पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर निकालूँ, परपेंडिकुलर देखो, उसका उसका नाम रहेगा नॉर्मल रे। ठीक है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल रहता है, ये वाला एंगल, ये वाला, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फर्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। क्या बोला कि ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। तो जहाँ से आई है मतलब जिस स्लोप से इंसिडेंट रे आई है उसी स्लोप से वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ऐसा मानना है फर्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के कुछ पार्ट्स या फिर टर्म्स। ये पूरा एक स्फेरिकल मिरर है, ऐसा पूरा नहीं रहता, इतना भाग रहता है। समझो इतना भाग का हमने पूरे स्फीयर का इतना भाग लिया और इतने भाग का जो मिड पॉइंट रहेगा इधर, ये उसको बोला जाता है पोल। अब पोल से जो डायमीटर निकलेगा, ऐसा डायमीटर, वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर रहेगा जो कि पूरे स्फीयर का, और इतने मिरर का भी सेंटर रहेगा, तो उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल और सेंटर के बीच का जो पॉइंट रहता है वो रहता है फोकस। अब फोकस की ऐसी खासियत बात है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, देखो ऐसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और ये पैरेलल है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो वो फोकस से जाएगी। ऐसे देखो, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, देखो फोकस से जाएगी। और सारे बुक्स में ये लिखा है कि सारे बुक्स पे ये लिखा है कि सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो रहता है फोकस। यानी इसका मतलब देखो, सेंटर से पोल तक की दूरी क्या है, रेडियस है ना। सेंटर से पोल तक की दूरी रेडियस, और सेंटर से फोकस तक की दूरी उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। यानी रेडियस का आधा रहता है फोकस। और ये भी लिखा है कि फोकस इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर ऑल रेज। यानी अगर रे इधर से आ रही हो, इधर से आ रही हो, इधर से आ रही हो, सबका फोकस एक ही रहेगा। सारी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है। अब ये सबसे पहली बात, दोनों पॉइंट्स रॉन्ग है। ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्या रॉन्ग है, तो अब हम इसे डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो डिस्प्रूविंग द टू फैक्ट्स, दोनों फैक्ट्स आज हम डिस्प्रूव करेंगे। ठीक है। एक सर्कल है, मतलब स्फीयर है, स्फीयर का ये मिड पॉइंट पोल से प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। अब एक पैरेलल रे आएगी और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए मान के चलेगी। अब ए से फोकस पे जाएगी रे, बराबर। अब हमें एंगल्स डिफाइन करने हैं, है ना, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो स्पेरिकल्स मिरर में नॉर्मल सेंटर से पास करता है। ठीक है। ये नॉर्मल है ये। अब हम इस बार ये यूनिट सर्कल मान के चले गए। यानी ये क्या है, सी ए क्या है, रेडियस है, बराबर। तो सी ए की वैल्यू 1 लेंगे, यानी रेडियस 1। जब रेडियस 1 होता है तो उसे यूनिट सर्कल कहा जाता है। तो सी एफ, ये फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस की आधी, तो क्या होगी 0.5, बराबर। अब हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए से परपेंडिकुलर। हाँ रुको, उसके पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पहले अब हम एंगल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है। ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम इसे अल्फ़ा मानेंगे। और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम इसे मानेंगे बीटा। अब ये जो एंगल है, ये क्या है, सेंट्रल एंगल ए सी पी। ठीक है। इसको मान के चलेगी थीटा। और ये देखो ए एफ पी, ये वाला एंगल, ये वाला, इसको मान के चलेगी लैम्बडा। अब हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है। ए से परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम देंगे बी। अब हम सारा कंस्ट्रक्शन होने के बाद अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे, अल्टरनेट एंगल्स, बराबर।
अल्फ़ा और थीटा अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्फ़ा और थीटा इक्वल है, और ये देखो ये पूरा एंगल और ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा एंगल और लैम्बडा ये भी क्या बना रहा है अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और लैम्बडा क्या है इक्वल है। देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा अल्टरनेट एंगल्स ये, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा देखो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ए सी बी में देखेंगे। देखो ये वाला ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, इधर कॉस थीटा साइन थीटा देखेंगे पहले, साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट की वैल्यू क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी है ना। तो साइन थीटा क्या हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। अब ए सी की वैल्यू देखो, ए सी की वैल्यू क्या है 1 है बराबर। तो साइन थीटा क्या होगा ए बी अपॉन 1, ए सी की वैल्यू 1 है ना। अब ए बी अपॉन 1 का मतलब क्या है सिर्फ ए बी बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। अब साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ इधर से इधर तक की लेंथ ये ही है साइन थीटा। अब कॉस थीटा देखते हैं, ये थीटा है, इसका कॉस थीटा क्या होगा सी बी क्या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो सी बी अपॉन ए सी होगा बराबर ना। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होगा सी बी अपॉन ए सी। अब ए सी की वैल्यू क्या है ए सी की वैल्यू 1 है ए सी की वैल्यू। तो कॉस थीटा हो गया सी बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा सी बी अपॉन 1। तो सी बी अपॉन 1 का मतलब क्या है सिर्फ सी बी। कॉस थीटा इज इक्वल टू सी बी, यानी इधर से इधर तक की साइड ये सी बी की जो लेंथ है वो ही कॉस थीटा है। ठीक है, अब हम ये अगले वाले ट्रायंगल पे जाएंगे ए एफ बी। ये देखो ये छोटा ट्रायंगल, हाँ, इसमें टैन लैम्बडा देखेंगे, टैन लैम्बडा। हाँ, टैन लैम्बडा क्या होगा ए बी अपॉन एफ बी है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन एफ बी। देखो टैन लैम्बडा ए बी अपॉन एफ बी। अब एफ बी देखो, एफ बी क्या है सी बी माइनस सी एफ। देखो अगर मैंने सी बी में से सी एफ माइनस कर दिया तो मुझे एफ बी मिलेगा बराबर ना। तो ए बी अपॉन सी बी माइनस सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन सी बी माइनस सी एफ इज इक्वल टू टैन लैम्बडा। अब ए बी की वैल्यू क्या है साइन थीटा है ना, और सी बी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, और सी एफ यानी क्या फोकल लेंथ। देखो ये फोकल लेंथ, सी एफ की वैल्यू क्या है 0.5। तो टैन लैम्बडा हो गया साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 0.5। देखो ए बी की वैल्यू साइन थीटा, सी बी की कॉस थीटा, सी एफ की 0.5। इतना समझ में आया। अब ये टैन इधर है तो इधर जाके क्या बनेगा टैन इनवर्स है ना। अगर सिर्फ लैम्बडा चाहिए टैन इधर लाना पड़ेगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 0.5। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखो ये बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। अब ये अल्फ़ा इधर जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस अल्फ़ा। देखा बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस अल्फ़ा फ्रॉम 2। ओके, अब हमें लैम्बडा की ये वैल्यू मिल गई। हाँ, अब ये इसमें पुट कर देंगे है ना, लैम्बडा की ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे है ना। तो बीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू टैन इनवर्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 0.5 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 देखो अल्फ़ा और थीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब ये थीटा के जगह अगर मैंने अल्फ़ा पुट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू एक ही है बराबर। तो बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा माइनस 0.5 माइनस अल्फ़ा। अब बीटा क्या है ये बीटा रिफ्लेक्टेड एंगल, और अल्फ़ा क्या है ये अल्फ़ा है हमारा इंसिडेंट एंगल। तो हमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का एक फॉर्मूला मिल गया है। लेकिन अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है ना। हमने पहले देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। लेकिन हमें एक अलग ही फार्मूला मिल गया है ना, अलग फार्मूला जो कि रॉन्ग है क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेट कर रहा है ना। और अब हमारा सारा प्रूफ राइट है ना। हमने पहले साइन थीटा निकाला, फिर कॉस थीटा, फिर टैन लैम्बडा, हमारा सारा प्रूफ राइट था। फिर भी हम एक गलत फॉर्मूले में आ गए क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट क्या था कि अगर रेडियस 1 होगा तो हमारा फोकल लेंथ 0.5 होगा। ये रॉन्ग था, इसलिए हम एक रॉन्ग प्रूफ में आ गए। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की आधी नहीं होती।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब रेडियस की आधी नहीं होती तो फोकस का कोई करेक्ट फार्मूला होगा ना, तो फोकस का करेक्ट फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके, ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का पोल, उधर से प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। अब हम इस बार फोकस पहले डिफाइन नहीं करेंगे, हम पहले इंसिडेंट रे लेंगे पैरेलल, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर उधर से उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये जो पॉइंट होगा ये अपने आप फोकस बन जाएगा, बराबर। अब हम नॉर्मल निकालेंगे पिछली की तरह, नॉर्मल सेंटर से पास होती है ना, ये नॉर्मल। अब ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको थीटा मान के चलेंगे इस बार, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, बराबर। अब ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहा है, अल्टरनेट एंगल्स, बराबर। तो ये थीटा, तो ये भी क्या थीटा हो जाएगा। अब मैं एफ से एक परपेंडिकुलर निकालता हूँ, एफ से एक परपेंडिकुलर, ये ऐसा ए सी पे ऐसा। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देंगे बी। अब देखो ये ट्रायंगल ए एफ सी, ये ट्रायंगल ए एफ सी ट्रायंगल, इसको मैं आड़े में देखूंगा क्योंकि फिर अच्छे से समझ में आए। देखो ए एफ सी ये ट्रायंगल। हाँ, अब सी ए की वैल्यू क्या है, रेडियस है ना, देखो इधर सी ए क्या है, रेडियस है ना, तो ये रेडियस है, तो ये सी बी क्या हो जाएगा, रेडियस का आधा, और सी एफ क्या है, हम अपनी फोकल लेंथ। हाँ, अब हम कॉस थीटा निकालेंगे, ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, सी बी, ये सी बी अपॉन सी एफ है ना, कॉस थीटा सी बी अपॉन सी एफ, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा सी बी अपॉन सी एफ, ठीक है। अब सी बी की वैल्यू क्या है, रेडियस बाय 2, और सी एफ की क्या है, फोकल लेंथ है ना, तो कॉस थीटा हो जाएगा रेडियस अपॉन 2 अपॉन फोकल लेंथ। अभी 2 इधर डिवीजन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, कॉस थीटा इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 2 इंटू फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम दोनों का इन्वर्स लेते हैं, तो इन्वर्ट एंडो करेंगे इसका मतलब, तो बाय इन्वर्ट एंडो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इसका 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये 2 इंटू फोकल लेंथ आगे जाएगा और रेडियस पीछे आ जाएगा, बराबर। इन्वर्ट एंडो करेंगे तो 2 इंटू फोकल लेंथ अपॉन रेडियस। अब सेक 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, बराबर। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। अब सेक थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ अपॉन रेडियस, इतना समझ में आया। अब ये रेडियस डिवीजन में है तो इधर जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन में, और 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर क्या बनेगा, डिवीजन में। तो सेक थीटा इंटू रेडियस अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू फोकल लेंथ, यानी हमें फोकल लेंथ की एक करेक्ट वैल्यू मिल गई है। देखो फोकल लेंथ की करेक्टेड वैल्यू। अब ये वैल्यू है फॉर्मूला, करेक्ट फोकस का फॉर्मूला, ठीक है। और इसे देखो हम अब तक क्या सोच रहे थे कि फोकल लेंथ सिर्फ रेडियस डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेकिन ये रॉन्ग है और ये राइट है, ठीक है। यानी सिर्फ रेडियस डिवाइडेड बाय 2 नहीं, उधर सेक थीटा का एक मल्टीपल आता है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसे बोला जाता है मायकॉक्स-लॉन्ग इक्वेशन, और जो करेक्टेड फोकस है उसको बोला जाता है मायकॉक्स-लॉन्ग फोकस, ठीक है। ये सिर्फ नाम है। अब आगे आते हैं स्फेरिकल एबरेशन, जो कि मतलब अब सिर्फ अगर रेडियस डिवाइडेड बाय 2 होता है, रेडियस तो कांस्टेंट है ना, इस पूरे मिरर में रेडियस तो एक ही है, यानी ऊपर से आएगा फिर भी इधर जाएगा, ये फोकल लेंथ, ठीक है। इस किसका मतलब, ये फोकस। अब ऊपर से आएगा इधर जाएगा, ऊपर से आएगा और थोड़े नीचे से आएगा इधर जाएगा, यानी फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, सारे बुक्स में यही लिखा है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि सेक थीटा का मल्टीपल आता है, तो इसका मतलब इधर थीटा ज़्यादा है तो इधर सेक थीटा ज़्यादा होगा। तो इधर थोड़ा पास आएगा फोकल लेंथ, है ना, उसके बाद इधर थोड़ा और पास आएगा, इधर थोड़ा और ये क्या है, रेडियस बाय 2 वाला फोकल लेंथ, एक्चुअल जो प्राइमरी फोकल लेंथ होता है ना। तो ये रेडियस बाय 2 तो बेस्ट फोकल लेंथ है, लेकिन इधर देखो बहुत सारे फोकल लेंथ बन रहे हैं, क्योंकि सेक थीटा का मल्टीपल आता है रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में इसको बोलते हैं स्पेरिकल एबरेशन, ये डिफेक्ट रहता है स्पेरिकल मिरर्स में, जिसकी वजह से मल्टीफोल्ड फोकस बनते हैं। दूर की रेज एक पर्टिकुलर एक फोकस पे आके मीट नहीं होती, ये डिफेक्ट होता है, और इसके वजह से ही स्पेरिकल मिरर्स में हमें ब्लरी इमेजेस दिखाई देती है। अब स्पेरिकल मिरर्स को अवॉइड कैसे करें, तो उसके लिए हम एपर्चर स्मॉल करते हैं। ये देखो ये कर देखो, रुको, हाँ, अब ये कर्व देखो, ये इधर का कर्व कितना ज़्यादा कर्व है,
और ये कर्व देखो, ये कर्व कितना पतला है, ठीक है, ये कर्व कम है और ये कर्व ज़्यादा है। तो जिधर कम कर्व रहता है उसको बोलते हैं स्मॉल एपर्चर, और जिधर कर्व ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं लार्ज एपर्चर, ठीक है। अब स्मॉल एपर्चर में देखो स्पेरिकल एबेरेशन अवॉइड करते हैं, इसका मतलब ये हमने जो निकाला करेक्टेड फोकस, माइकॉक्स लॉन्ग फोकस और प्राइमरी फोकस, ये आसपास होने चाहिए, तो तब स्पेरिकल एबेरेशन कम होगा। देखो अब स्मॉल एपर्चर में देखो ये दोनों बहुत पास है ना, तो इधर स्पेरिकल एबेरेशन कम होता है। देखो ये ऐसा कॉनकेव मिरर जो बुक्स में दिखाई देता है, तो इधर स्पेरिकल एबेरेशन कम होता है। लेकिन जब बहुत ही लार्ज यानी कर्वी होता है, देखो ये स्पेरिकल कर्वी है, तो इधर देखो ये प्राइमरी फोकस और माइकॉक्स लॉन्ग फोकस देखो कितने दूर है। हाँ, तो इधर जो स्पेरिकल एबेरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमें स्पेरिकल एबेरेशन अवॉइड करना है तो हमें ये कर्व जो है ये कम रखना पड़ेगा। हाँ, और माइकॉक्स लॉन्ग फोकस का एग्जिस्टेंस ही फंडामेंटल रीज़न है स्पेरिकल एबेरेशन का कॉज होना, ठीक है। अब आते हैं मेंडुलियन मुठालम यॉर्कॉक्स लॉन्ग इफेक्ट। अब इधर क्या होता है कि अभी पिछले इसमें देखो कि जब इधर फोकस, जब इंसिडेंट रे दूर से आ रही है, दूर से, तो एंगल बड़ा होते जा रहा है, बराबर। और फोकस जो है ये देखो दूर से आ रही है, देखो एंगल बड़ा होते जा रहा है, और फोकस जो है वो पोल के पास जा रहा है। तो अब इधर बहुत ही दूर जाएगी, इधर तो फोकस पोल के इधर भी चला जाएगा, है ना, पोल के इधर। अब ये ऐसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सॉरी, ऐसी काट की तो नहीं जाएंगे ना मिरर को पोल के पास, है ना। अब इधर देखो इंसिडेंट रे दूर से आ रही है, तो देखो पोल के आर पार चला गया फोकस। हाँ, अब वर्चुअल फोकस हो गया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे देखो, अभी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे फोकस से तो नहीं आएगी ऐसी, बराबर ना, ऐसे फोकस से ऐसे मिरर को चीर के फोकस पे नहीं जाएगी। तो अब इधर पड़ी तो इधर से फिर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी, और फिर से मिरर के बाहर चले जाएगी। मतलब जब इंसिडेंट रे पैरेलल होने के बावजूद भी बहुत दूर से आती है तो फोकस के पास नहीं जाती, वो ऐसी ऐसी फिर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। और ये कब होता है, जब बहुत दूर से आता है, जब एंगल बहुत बढ़ जाता है। तो जब 60 डिग्री के ज़्यादा एंगल बढ़ जाता है तो तब ये इंसिडेंट होता है, क्योंकि फोकस 60 डिग्री के बाद बाहर चले जाता है। ये देखो, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर और इक्वल टू 60 डिग्रीज, यानी ये दूर चले जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल। तो जब 60 डिग्री के बाहर की जब 60 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फोकस जो है वो बाहर चले जाता है ना। द इंसिडेंट रे नो लॉन्गर पासिस थ्रू फोकस, है ना, ये इंसिडेंट रे अब फोकस से पास नहीं हो रही, क्योंकि ये अब मिरर आड़े आ रहा है ना उसके। और वी में से दैट फोकस बिकम वर्चुअल एज इट इज़ बैक ऑफ द मिरर। अब कॉनकेव मिरर में फोकस इधर होना चाहिए, लेकिन हमारा जो एक्चुअल फोकस है वो पीछे बन रहा है ना, पीछे इधर क्यों है ना, पीछे बन रहा है, तो फोकस वर्चुअल हो गया है। और फोकल लेंथ बिकम्स लार्जर दैन रेडियस, फोकल लेंथ बिकम्स लार्जर दैन रेडियस। अब फोकल लेंथ यानी कि सेंटर से फोकस तक की दूरी, और सेंटर से पोल तक की दूरी को क्या बोले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी ज़्यादा हो जाता है जब 60 डिग्री से ज़्यादा की एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाती है, या फिर इंसिडेंट रे बहुत दूर से आती है। द इंसिडेंट एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे रिमेन्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, देखो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। इसे बोला जाता है यॉर्कॉक्स-स्मॉल इफेक्ट। अब ये इफेक्ट सिर्फ कॉनकेव मिरर्स में होता है, और तभी होता है जब एंगल 60 डिग्री के से ज़्यादा हो। ये सिर्फ किस में होता है, कॉनकेव मिरर्स में, है ना, कॉनकेव मिरर्स में। देखो कॉन्वेक्स मिरर्स में दूर से आ रहा है, ये 60 के ऊपर है, लेकिन फोकस बाहर भी है। देखो फोकस मिरर के बाहर है, इधर अंदर होना चाहिए था, लेकिन फोकस मिरर के बाहर है, लेकिन फिर भी ये अच्छे से डाइवर्ज हो रहा है। देखो ये ऐसी बार बार रिफ्लेक्ट होके फिर से मिरर के बाहर नहीं जा रही, ये अच्छे से डाइवर्ज हो रहा है। तो ये सिर्फ कॉनकेव मिरर्स में दिखाई देने वाला इफेक्ट है।